नमस्कार दोस्तों। संतुलन का समीकरण, दरअसल ये क्या है संतुलन का समीकरण और हम इस पर क्यों बातचीत कर रहे हैं। चुनाव में हम देखते हैं कि बहुत सारे मुद्दे होते हैं। अहम मुद्दे हमारे रोटी कपड़ा मकान से जुड़े होते थे, पर धीरे धीरे अब हमने उस पर विजय हासिल कर ली है और अब हमारे देश में उस तरह से भूख से कोई नहीं मरता जैसा कि पहले मरता था। अब समाज में बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें धर्म एक बड़ा मुद्दा है कि हमारी धार्मिक अस्मिता क्या है, क्या सनातन खतरे में, ये भी एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि क्या धान खरीदी समर्थन मूल्य पे होगी, किसान आत्महत्या एक मुद्दा है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं और जब विधानसभा का चुनाव होता है, जितना छोटा चुनाव होगा उसमें उतने स्थानीय मुद्दे होते हैं। पंचायत का चुनाव होगा, वार्ड पार्षद का चुनाव होगा तो मोहल्ले की समस्याओं के मुद्दे होंगे, पर विधानसभा का चुनाव होगा तो उस विधानसभा के और राज्य के मुद्दे होंगे। तो सवाल ये होता है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे मुद्दे होते हैं और कभी कभी तात्कालिक रूप से कोई ऐसी घटना होती है जो पूरे चुनाव को बदल देती है। मालूम है इस समय अगर कोई देश हम पे आक्रमण कर दे या हम किसी देश में सर्जिकल स्ट्राइक कर दें तो वो बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। अभी एक मुद्दा महिला आरक्षण का है कि हमने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण किया, ये अपनी जगह मुद्दे हैं, पर इनके पीछे बिटवीन द लाइन भी कुछ मुद्दे होते हैं। जैसे हमको लगता है कि क्या जो बढ़ता अपराध है या समाज में जो अपराध की गतिविधियां बढ़ रही हैं, क्या वो भी चुनावी मुद्दा होना चाहिए। महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है तो आरक्षण से क्या महिला सुरक्षित हो जाएंगी? क्या महिलाओं के खिलाफ जो, चाहे आप निर्भया की कांड की बात कर लें, चाहे उसके बाद की बात कर लें, हम आज रायपुर की बात करें तो एसएसपी कार्यालय के नीचे यदि कुछ संभ्रांत लोग मिलकर एक महिला के साथ बलात्कार करते हैं तो क्या वो मुद्दा नहीं होना चाहिए? तो ये बहुत सारे जुआ सट्टा महादेव ऐप जाने कितनी बातचीत हो रही है। छत्तीसगढ़ में हम लगातार देख रहे हैं कि ईडी और सीबीआई और तमाम जो केंद्रीय संस्थाएं हस्तक्षेप कर रही हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ में वाकई में अपराध बढ़ा है या केंद्र की एजेंसियां, राज्य में दूसरी सरकार है तो उसकी तरफ घेराबंदी कर रही है? ये बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं जो हम क्राइम चार्ट में बात करेंगे। तो चूंकि इस कार्यक्रम का संचालन अभिनीश शुक्ल करते हैं तो मैं माइक उनको सौंपता हूं और वो आगे की कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एशियन न्यूज की खास पेशकश संतुलन का समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन में। आज की हमारी परिचर्चा का विषय है, क्या इस बार क्राइम ग्राफ रहेगा चुनावी मुद्दा? तो इस परिचर्चा को अगर हम चालू करते हैं और अगर हम आगे देखते हैं, आज हम जानेंगे सुरक्षा की कितनी चिंता सियासत को है। इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। इस परिचर्चा में हमारे साथ कुछ राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग हैं और सिविल सोसाइटियों से जुड़े लोग हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं। तो आइए इस परिचर्चा को शुरू करते हैं। अपराध के कई रूप होते हैं, कई प्रकार के अपराध हमें देखने को मिलते हैं। तो उसी में मैं एक शुरुआत करना चाहता हूं साइबर क्राइम से। आजकल साइबर ठगी बहुत देखने को मिल रहा है और हमारे छत्तीसगढ़ में इसके कई मामले सुनाई में आ रहे हैं। तो साइबर क्राइम से अगर हम देखते हैं तो गांव का जो इलाका है, हमारे प्रदेश का बड़ा इलाका और काफी एक जनसंख्या जो है वो गांव में निवासरत है। तो इस प्रकार के मामले गांव में काफी देखने को मिल रहे हैं। तो सरकार के क्या प्रयास होने चाहिए साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए? अंजनेश जी, आप एक वकील भी हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है साइबर ठगी से जुड़े मामले जो हैं इनकी रोकथाम के लिए क्या प्रयास होने चाहिए सरकार के? साइबर क्राइम पर मुझे लगता है सबसे पहले तो साइबर को लेकर के कार्यशाला होनी चाहिए, जिससे कि जिस प्रकार से हर मोबाइल में आजकल इंटरनेट सिम के साथ ही मुफ्त मिल रहा है। आप सिम लेंगे, नया नंबर लेंगे तो उसके साथ आपको इंटरनेट मुफ्त मिल रहा है कुछ समय का। तो जब इंटरनेट मुफ्त है तो इसका उपयोग दुरुपयोग दोनों होना है। अब हमारे जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, जो भोले भाले लोग हैं, उनको ये झांसे में ले करके गलत टेक्निक बता करके, अच्छा इनके फ्रॉड करने के तरीके भी हम एसबीआई बैंक से बोल रहे हैं, हम पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहे हैं। जो आदमी जहां अप्लाई करता है, एक तो ये जो गूगल हर प्रकार की जो ट्रैकिंग करने लग गया, आप किसी प्रकार का सर्च इंजन ओपन करेंगे, जैसे आपने गूगल में लिखा रीबॉक शूज, तो अब इसके बाद आप कोई भी सोशल मीडिया अपने प्लेटफॉर्म पे अपना हैंडल ओपन करेंगे तो आपको सिर्फ रीबॉक रिलेटेड जितनी चीजें हो सकती है, आपने शूज सर्च किया तो शू रिलेटेड जितनी चीजें आपको अट्रैक्ट कर सकती है, सिर्फ वो आपकी फीड पर आने लग जाएगा। तो इससे आदमी अट्रैक्ट होकर के किसी ना किसी बहाने क्लिक कर देता है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे और आपने पूरा भी नहीं किया होगा अपना प्रोसेस, उस बीच आपको अचानक से फ़ोन कॉल आने शुरू हो जाएंगे। फ़ोन कॉल पे वो कहेंगे आपने इसका ये प्रोसेस नहीं किया, हम आपका प्रोसेस करवा देते हैं, इसके लिए आप 1 दबाइए 2 दबाइए।
तो मुझे लगता है कार्यशाला होनी चाहिए। जिस हिसाब से इंटरनेट फ्री में मिल रहा है उस हिसाब से कार्यशाला नहीं हो रही है। अंजनेश जी, आपने जो अवेयरनेस प्रोग्राम और टेक्नोलॉजी के बारे में बात की, तो आपको नहीं लगता कि जो क्रिमिनल्स के लिए हमारे जेल के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं या उन्हें जो बातें बताई जाती हैं, ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम हमें बाहर भी चलाने चाहिए? जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं या हिस्ट्री शीटर जो बाहर हैं, उनके लिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए, क्या लगता है आपको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चलाने चाहिए। समाज उत्थान को लेकर के उन्हें बताना चाहिए कि उनके ऐसे करने से क्या हो रहा है, स्थिति, शहर की स्थिति कैसे उनको उनके ये काम करने से कैसे बिगड़ती है, कैसे बच्चों पे डर का भय बन रहा है। जैसे आज जो रायपुर है उसका नाम बदल के चाकूपुर हो चुका है। चाकूपुर इसलिए हुआ है कि ऐसा कोई दिन नहीं है कि जब आप 4 से 5 घटना चाकू की ना हो। आज का भी आप अखबार उठा करके देखेंगे तो बलवा की कहानी है, कोई फावड़ा लेकर के घूम रहा है, कोई हवा में बंदूक चला रहा है, कोई हवा में तलवार चला रहा है। जब देखिए तब चाकूपुर। ये तो रायपुर राजधानी, प्रदेश की राजधानी का हाल है। तो जब इतना भय का माहौल यहाँ बन चुका है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने में घबरा रहे हैं, माँ पिताजी बच्चों को ट्यूशन के बाहर खड़े, ट्यूशन छोड़ने जा रहे हैं तो ट्यूशन के बाहर खड़े हुए अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। माँ पिताजी उतनी देर में दूसरा अन्य कोई काम नहीं कर पा रहे हैं जितना देर उनका बच्चा ट्यूशन में, कि मेरे बच्चे को कोई किडनैप ना कर ले, मेरे बच्चे को कोई चाकू ना मार दे, मेरे बच्चे से कोई मोबाइल ना छीन ले। तो इसलिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी जरूरी है कि उनसे पता लगे कि उनके एक अपराध के चलते कितने घर के बच्चे और कितने घर के माता पिता परेशान होते हैं। उसको लेकर के भी एक अवेयरनेस कैंपेन प्रशासन शासन को करना बहुत जरूरी है और करना ही चाहिए। ये न्याय हित और समाज हित की बात है। धन्यवाद अंजनेश जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। आपकी बातों से ही एक सवाल निकल कर आया है। विश्वनंदिनी पांडे जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। मैम, भाजपा लगातार छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ कह रही है, तो ऐसे क्या कारण हो गए हैं कि हमें इस प्रकार के नामों का प्रयोग करना पड़ रहा है? देखिए शुक्ला जी, 15 साल यहाँ भाजपा की सरकार रही है छत्तीसगढ़ में, और हम कहें तो ये विकास की सरकार थी। आपने भी देखा है और सभी जानते हैं, कोई स्वीकार करता है कोई स्वीकार नहीं करता, लेकिन थी तो विकास की सरकार। जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ एक परिवर्तन किया कि चलो हो सकता है कुछ और अच्छा हो जाए। पूर्ण बहुमत की सरकार दी कांग्रेस को, बहुत उम्मीदों के साथ। लेकिन हो क्या रहा है? अब देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहे हैं। अब तो गिनती भी नहीं कर सकते आप, इतने अपराध हो रहे हैं डेली के डेली। एक अपराध थमने का नाम नहीं लेता, दूसरा हो जाता है। अभी इंट्रोडक्शन में आपने बताया भी था मिश्रा जी ने कि मल्टी लेवल पार्किंग जी, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का हृदय स्थल है, जय स्तंभ घड़ी चौक, वहाँ पे एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, जिला न्यायालय, उस जगह पे एक मल्टी लेवल पार्किंग में एक लड़की के साथ दुराचार होता है, सामूहिक गैंगरेप होता है। ये कितनी शर्मनाक है। ये हमारे कानून व्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है कि हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था जो है ध्वस्त हो चुकी है। हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन का डर अपराधियों को अब नहीं रहा है, और पुलिस का डर नहीं होने के कारण एसपी ऑफिस में एसपी साहब के नाक के नीचे एक लड़की का गैंगरेप हो रहा है। इससे कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा, यहाँ पे शहर में खुलेआम तलवार लहराकर पार्टियां की जा रही है। एक व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाता है चौक में और तलवार से केक काटता है। हौसले देखिए अपराधियों के, हौसले कितने बुलंद हैं, क्योंकि उन्हें पता है कुछ भी नहीं होगा। उसको 8 दिन भी नहीं बीतते, एक पुलिस वाला जो कि कानून का रखवाला है, वो एक मंदिर के सामने यूरिन करता है। बताइए, डर नाम की चीज नहीं है। और उसको भी 8 दिन नहीं बीतता कि देखते हैं हम कि एक वर्ग विशेष के लोग तलवार लहराकर अपना जुलूस निकाल रहे हैं। तो ये आर्म्स एक्ट क्या छोटे मोटे गरीब लोगों के लिए है? आर्म्स एक्ट उनको लगा के आप जेल भेज देते हैं, लेकिन इनके ऊपर ये सब एक्ट क्यों नहीं लगाए जाते? क्यों प्रशासन का खौफ खत्म क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठ रहा है कि कानून का भय लोगों के बीच क्यों खत्म हो रहा है। कल भी हमारा पार्षद दल का एक धरना था। वहाँ हम लोग जैसे सीएम हाउस के पास पहुंचे, हमें जिस तरह से, हम जनप्रतिनिधि थे, 5 महिलाएं थी, हमें जिस तरह से वहाँ से धकेला गया, भगाया गया, जैसे कि हम गुंडे बदमाश हैं। हमने वहाँ पे जो अधिकारी थे उनको ये क्वेश्चन किया कि जितनी ताकत आप हमें दबाने के लिए लगा रहे हैं, इतना ही ताकत अगर आप अपराधियों को दबाने में लगाते तो आज छत्तीसगढ़ क्या
छत्तीसगढ़ का कायाकल्प हो जाता। और सिर्फ बात राजधानी रायपुर की नहीं है, क्योंकि राजधानी रायपुर से एक संदेश पूरे छत्तीसगढ़ में जाता है। हम राजधानी हृदय स्थल में रहते हैं और यहाँ का पूरा संदेश जो है पूरे छत्तीसगढ़ में जाता है। यहाँ जो कुछ होता है छोटे छोटे गांव में उसका अमल होता है। छोटे छोटे गांव में ये चर्चा होती है कि रायपुर में तो खुलेआम ये सब होता है। जब वहाँ पुलिस कुछ नहीं करती तो हमें क्या करेगी? और पुलिस का काम आप अच्छे से जानते हैं, मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, लेकिन किस प्रकार से आरोपियों को संरक्षण दिया जा रहा है यह भी आप जान रहे हैं। आजकल खुलेआम छोटे छोटे अभी अपन एक न्यूज़ में बैठे हैं, अपन अगर अपराध की बात कर रहे हैं तो हम ये भी देखते हैं कि आजकल आए दिन छोटे मोटे न्यूज़ चैनल वाले भी ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप उनकी बात मानते हैं, उनके हिसाब से कर रहे हैं तो ठीक है, पोर्टल न्यूज़ में आपकी खबर चला देंगे। अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो आपके विरुद्ध ऐसे ऐसे खबर चलाएंगे, और आप जब एसपी साहब थाने में जाएंगे उनके खिलाफ शिकायत करने तो साफ बोल दिया जाता है कि हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा कहना है अगर पुलिस जो है, यह भी अब अपराध ही हुआ ना भाई। किसी भी प्रकार से अगर हम आप अपराध की बात कह रहे हैं तो अपराध ही हुआ। आप एक सज्जन व्यक्ति के खिलाफ मनगढ़ंत कुछ भी बातें कर रहे हैं, लिख रहे हैं, छाप रहे हैं, यह भी एक अपराध होता है। तो पुलिस अगर ऐसे अपराधियों पे अंकुश नहीं लगाएगी तो फिर आम जनता कहाँ जाएगी? कानून किसके लिए बना है? आम जनता के लिए है ना। तो फिर आम जनता किसके पास जाए, उसकी एक व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार को करनी चाहिए। नहीं मैम, आपकी सब चीजें मैंने मानी। अगर विपक्ष के तौर पे अगर हम देखेंगे तो विपक्ष के पास एक लंबी लिस्ट होगी कि कानून अपराध से जुड़े शासन की जो दिक्कतें आ रही हैं उसके ऊपर। लेकिन हम इस पे भी बात करते हैं कि चलिए ठीक है, ये कहीं ना कहीं खरे नहीं उतर पा रहे हैं, अपराध में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो रही है। तो अगर आपकी सरकार आती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनती है प्रदेश में, तो पार्टी के क्या वो रहेंगे जिससे अपराध मुक्त या अपराध कम करने में पार्टी काम करेगी या प्रशासन काम करेगा? देखिए, अपराध मुक्त तो कोई भी नहीं कह सकता जी। अपराध तो छोटे मोटे होते ही रहते हैं और वो होते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर बात गंभीर अपराधों की हो रही है जी। जिस प्रकार से निरंकुश हो रहे हैं लोग जी, उन पे नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा है? पुलिस सिर्फ क्या, अभी पुलिस का काम क्या है? मैंने अभी देखा, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते समाज के हर वर्ग से हमारा जुड़ाव होता है। अभी मैंने देखा, कल की ही बात कह रही हूं मैं, जो हमारे जो थानेदार साहब हैं वो पूरे गणेश समितियों को बुलाते हैं जी, और कहते हैं कि सब 1,000 रुपये जमा करो, फाइन दो। भाई हमें छोटे छोटे बच्चे आजकल गणपति बिठाते हैं जी। बड़े लोगों के पास समय तो रहा नहीं धर्म कर्म के लिए, तो हमारे जो बच्चे हैं संस्कृति को निभा रहे हैं। आप उन छोटे छोटे बच्चे जो 50-100 रुपया कलेक्ट करके जो गणपति बिठा रहे हैं, उनको आप बोलोगे 1,000 रुपया फाइन दो। हमने कहा भाई किस चीज का फाइन? तो बोले आप डीजे बजाएंगे। तो हमने कहा भाई डीजे बजाना अपराध है क्या? बोले नहीं, 10 बजे से ऊपर हो गया तो उसका लगता है, हो गया तो लगता है, इसके लिए आप पहले से उनसे फाइन जमा करवाएंगे। तो ये हद होती है। हमने कल कहा भी कि पुलिस क्या सिर्फ इसके लिए बनी है कि हमारे जो धर्म संस्कृति को आप रोकें? अब अभी मैं बोलूंगी तो बात बहुत ऊपर तक जाएगी, तो मैं इसीलिए कुछ बातें नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन सारे जो कानून है यहाँ पे सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही क्यों है? नहीं तो आपको लगता है मैम कि पार्टी कोई भी हो, कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव रहता है पुलिस प्रशासन के ऊपर? बिल्कुल, पूरी तरह से राजनीतिक दबाव रहता है, और पहले रहा है कि नहीं रहा है मुझे तो कभी एहसास नहीं हुआ। हम 15 साल सरकार में रहते हुए भी हमने कभी पुलिसिया तंत्र का दुरुपयोग नहीं किया, हमने कभी भी पुलिस के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव बनाने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है कांग्रेस सरकार की एक इकाई के रूप में काम कर रही है। मैं आरोप लगा रही हूं आपके मंच के माध्यम से कि कांग्रेस सरकार की एक इकाई बन गई है पुलिस। पूरी तरह से मनमाना व्यवहार रह गया है पुलिस का। आम जनता को कोई न्याय नहीं मिल रहा है, उन्हें सिर्फ प्रताड़ित किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। दरअसल हम लोग जिन चुनावी मुद्दों में ये बात कर रहे थे कि क्या अपराध जो है चुनाव के एजेंडे में क्या एक एजेंडा होगा, कि जिस तरह से हम धान के समर्थन मूल्य की बात करते हैं, हम बात करते हैं महिला आरक्षण की, हम बात करते हैं अपने क्षेत्र में नाली बनाने की, सड़क बनाने की, विधानसभा में ओवरब्रिज बनाने की, हम बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं। पर सिविल सोसाइटी या समाज का मतदाता जो है वो जो समाज में अपराध घट रहे हैं उसकी बात नहीं करता। एक राजनीतिक दल अपने चश्मे से उसको देखता है, वो कहता है कि जब मैं आऊँगा तो राम राज्य आएगा, पर हम जानते हैं कि राम राज्य कभी नहीं आता। सिस्टम जो है वो अपने ढंग से काम करता है।
यहाँ जो सवाल है, मुझे लगता है कि बुनियादी सवाल हमको ये बात करनी है कि क्या अगर कोई लाउड स्पीकर बजा रहा है और उससे पब्लिक को दिक्कत हो रही है तो उसके नियम है। कोई अगर मंदिर या मस्जिद या कोई मजार बना रहा है तो उसके नियम है, पर उसमें कोई रोक टोक नहीं है कहीं पर, जबकि उसके पूरे नियम कानून बने कि आपको क्या करना चाहिए, कहाँ अनुमति लेना चाहिए, नहीं है। तीसरे जो जुलूस निकलते हैं, मैं किसी जाति समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, उस जुलूस में कौन लोग नाचते हैं। गणेश के चंदे पर जब गणेश का विसर्जन जुलूस निकलेगा तो मैं चाहूँगा कि हमारे टीवी की तरफ से उसमें नाचने वालों के चेहरे देखे जाएं कि वो किस तरह से लोग उसमें नाच रहे हैं। इसी तरह के बाकी जुलूस जो निकल रहे हैं तो उनकी धार्मिक आस्था कम है, उसमें उन्माद का स्वर मुझे लगता है ज़्यादा है और समाज में उन्माद बढ़ रहा है। अभी जिस घटना की जिक्र मैंने भी किया और विनोदनी जी ने भी किया, उस घटना में एक बैंक का डिप्टी मैनेजर भी शामिल है। अभी सवाल ये है कि हमारे समाज में या जो लोग केक काट रहे हैं वो कोई ऐसे लोग नहीं है कि अपराधी हैं। दरअसल हमारे समाज में जो दिखावा संस्कृति और इस तरह की जो आपराधिक चलन है वो बढ़ रहा है। हमने देखा कि पिछले दिनों एक लड़की जो है उसने कई चाकूबाजी की घटना में आई, तो महिलाएं भी बराबरी की अपराध में हिस्सेदारी हो रही है। तो अपराध जो है वो सोशल मीडिया के जरिए उसका एक ग्लैमराइजेशन भी हो रहा है। तो कहीं पुलिस तो ठीक है कि हमको लगता है कि पुलिस बल की बात करें तो 1000 नागरिक पर एक पुलिस वाला होता है। किसी थाने में यदि 10,000 की आबादी को वो कवर करता है तो 10 वहाँ पुलिस के लोग होंगे। पर एक सिविल सोसाइटी जिसको अपना खुद से अपना एक आचरण करना चाहिए, क्या वो ऐसा कर रहा है? अगर वो नहीं कर रहा है तो क्या मैं जो हम लोग ये चुनाव के समय इस पे बात कर रहे हैं, तो जिसमें अभी आपने मीडिया की बात की कि बहुत सारे पोर्टल खुल गए और वो पोर्टल जो है लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं और चुनाव के समय हो सकता है वो कई लोगों की छवि धूमिल करें। अब ऐसे में इन पर कौन लोग नियंत्रण करेंगे? अब ये सफेद पोश अपराधी हैं, ये तो उस तरह के अपराधी नहीं कि जो चाकू निकाल रहे हैं या तलवार निकाल रहे हैं, ये बैठ के एक नए तरह का अपराध कर रहे हैं। तो हम जो बात करना चाहते हैं यहाँ, हमको लगता है कि राजनीतिक दल चाहे कोई भी दल हो, क्या वो अपराधियों से दूरी बनाएंगे? अपराधी जहाँ जब बात हुई, हमारे वकील साहब ने कहा कि बाहर भी उनके बारे में उनको अवेयर करने की जरूरत है। तो क्या राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी नहीं है? अभी राजनीतिक दल जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, अभी अपने कार्यकर्ताओं को सीधे सीधे डिजिटल के माध्यम से संबोधित कर रहे हैं और डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं। तो क्या अपने कार्यकर्ताओं से ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम जो है इसके नियम है, तुम किसी की छवि इस तरह से खराब नहीं करोगे, तुम झूठी इतिहास की जानकारी नहीं दोगे, तुम सुबह से ऐसे मीम नहीं बनाओगे या उस तरह की जानकारी नहीं दोगे जिससे समाज में अंधविश्वास फैले या वैमनस्यता फैले। तो क्या राजनीतिक दलों की ये चुनावी एजेंडे में ये बात नहीं होना चाहिए? इसको लेकर मुझे लगता है कि हमको इस यहाँ पर गंभीर विमर्श करना चाहिए। हमारे बीच उर्मिला शर्मा जी हैं। उर्मिला मैम, लगातार महिलाओं के ऊपर जो अपराध हो रहे हैं देखने को मिल रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि कोई भी शासन प्रशासन हो, महिलाओं के ऊपर, बेटियों के ऊपर लगातार योजनाएं आ रही हैं, महिलाओं के ऊपर बात हो रही है, लेकिन आपराधिक मामले भी बढ़ रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं, इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए प्रशासन को? देखिए शुक्ला जी, मैं कहना चाहूँगी कि हमारा जो ये छत्तीसगढ़ है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शांतिप्रिय लोगों का छत्तीसगढ़ रहा है। मेरी तो उम्र बीत गई यहीं छत्तीसगढ़ में और मैंने ऐसा अपराध कभी नहीं देखा जिस तरह से अभी ये चल रहा है। मैं एक बात, बड़ी अच्छी बात कहना चाहूँगी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि जब तक महिलाएं सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेंगी तब तक राष्ट्र और देश का विकास नहीं होगा। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही थी और हमारे माननीय मोदी जी ने इसको कर दिखाया। हमारी महिलाओं को 33% आरक्षण देके मोदी जी को तो सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगी, धन्यवाद बोलूंगी। अब मैं आगे बोलना चाहूंगी कि हमारी महिलाएं किस तरह से काम करें। जब इतने दुराचार, आप ये बताइए कि जिस तरह से बोल रहे हैं कि रायपुर को चाकूपुर कहा जा रहा है, चलिए चाकूपुर में तो मर्डर हो रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, महिलाओं के साथ किस तरह से दुराचार हो रहा, बच्चियों के साथ दुराचार हो रहा, तो किस तरह से महिलाएं अपने आप को, खुद को सुरक्षित रखकर और समाज में कार्य कर पाएंगी? अगर माहौल इस तरह का है, अगर वातावरण इस तरह का है, इसका जिम्मेवार कौन है?
इससे कैसे बचा जा सकता है? तो इसका जिम्मेवार सीधा सीधा शासन, प्रशासन और सरकार है। बचा कैसे जा सकता है? जब एक बच्ची के साथ दुराचार हुआ एसपी ऑफिस के नीचे, कल हम लोग वहां प्रदर्शन के लिए गए, हम लोगों के ऊपर पुलिस वालों ने बाल्टी भर भर के पानी फेंका। क्यों? जैसा कि अभी हमारे बिसुदनी जी ने कहा कि जो ताकत वो महिलाओं के ऊपर लगा रहे हैं, वो ताकत अगर अपराधियों के ऊपर लगाएं तो शायद अपराध कुछ रुक जाए। इतना दहशत भरा माहौल है, इतना डरावना माहौल है। जैसा कि थोड़ा सा बिसुदनी जी ने कहा है, पूरी बात तो उन्होंने बताई नहीं। ये पोर्टल न्यूज़ वाले 2 पैसे का, 2 टके का पोर्टल न्यूज़ खोल के महिलाओं की फोटो लगा कर और महिलाओं के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि महिला उनका विरोध करती है। यहाँ भू माफिया किस तरह से सक्रिय हैं, किस तरह से जमीनों का, पूरी सरकारी जमीनों का कब्जा कर रहे हैं। अगर हम विरोध कर दिए या बिसुदनी जी ने विरोध कर दिया या कोई और एक विरोध कर दिया, उसकी दूसरे दिन बड़ी सुंदर सी फोटो लगा के और उसके बारे में उठपटांग वो छाप देते हैं, सिर्फ इसलिए कि ताकि वो महिला, क्योंकि महिला को आप क्या कह उर्मिला सकते जी, ये हैं? तो सारी बातें हैं। सुधार के लिए हमें क्या इस पे आगे वही तो काम हम कह करना रहे है? हैं जी जी, कि इसमें शासन प्रशासन हम आप कैसे किस प्रकार? सुधार सकते हैं? हम लड़ सकते हैं जिस तरह से हम लड़ रहे हैं। हमको डराया गया, हमारे घर तक लोग पहुंचे, तो इस तरह से ये तो शासन प्रशासन ही सुधार करेगा ना। हम लोग खड़े हो रहे हैं, हमारे मुंह पे बाल्टी भर भर के पानी मार रहा, शासन प्रशासन मार रहा, किसके इशारे पे मार रहा? कौन है इसके पीछे? और रहा सरकार जो बोल रहे हैं कि अगर सरकार बदलेगी बिल्कुल चेंज होगा, बिल्कुल। कब आपने ऐसा सुना? कुछ अपवाद स्वरूप छोड़ के, मैं नहीं कहती कि नहीं हुआ होगा भाजपा के टाइम में, अपवाद स्वरूप। बाकी ये छत्तीसगढ़ बहुत ही अच्छे लोग, बहुत ही शांत प्रिय और बहुत ही खूबसूरत हमारा ये छत्तीसगढ़ है। अंजनेश जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। हम देखते हैं चुनाव में धन बल और बाहुबल का प्रयोग हो रहा है, इसे आप कहां तक सही मानते हैं? ये तो बिल्कुल सही नहीं है। और बाहुबल, धनबल, ये सब कहने की बातें, आदमी जो नहीं जीत पाता है या जो चुनाव हार जाता है वो इस तरह के इल्ज़ाम लगाता है। बाकी अगर किसी को लगता है कि चुनाव के बीच जो प्रत्याशी है या उसका प्रतिद्वंदी है वो इस तरह के किसी तरीके को अपना रहा है, पैतरे को अपना रहा है, तो उसे कंप्लेंट करने के तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। पुलिस रिलेटेड है, पुलिस थाना बना है, इलेक्शन कमीशन बना है। आप उसमें उस वक्त किसी प्रकार की कोई अपनी कंप्लेंट, ग्रीवेंस नोट नहीं कराते हैं, रजिस्टर नहीं कराते हैं। चुनाव हारने के बाद वो तो यूपी से बाहुबल बुलाया था, वो तो 100 करोड़ रुपए कैश खर्चा कर रहा था, वो तो ये बांट रहा था, वो बांट रहा था, साड़ी बांट रहा था। ये सब कहना सिर्फ और सिर्फ दूसरे पे आरोप और आलोचना लगाना और अपनी हारी हुई जंग पे दूसरे के नाम पे ढकेलना और अपने आप को गिल्ट फ्री करने का ये एक तरीका है। मुझे लगता है अगर ऐसा है तो इसका प्रमाण सहित आपको उल्लेख करना चाहिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं शासन प्रशासन की ओर से, उस पर आप करें। और अगर ऐसा पाया जाता है, अगर वो प्रमाण सही पाया जाता है तो उस पर सरकार चिंता करेगी और जो तरीके हैं, जो लीगल प्लेटफॉर्म बने हैं, जो उसको लेकर के पनिशमेंट बनी है, उसके अंदर कार्रवाई की जाएगी। अंजनेश जी ने जो बात कही, विश्वदिनी मैम, आप एक एडवोकेट भी हैं, मैं आपसे इसी बारे में जानना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो जब भी चुनाव होता है तो कैंडिडेट से उसका एक आपराधिक रिकॉर्ड मांगता है। तो आपको क्या नहीं लगता कि राजनीतिक पार्टियों को भी उस रिकॉर्ड को पब्लिक के बीच लाना चाहिए, जिससे जनता को भी मालूम पड़े कि वे जिसे चुन के ला रही हैं उसका रिकॉर्ड किस प्रकार है? देखिए शुक्ला जी, जी, जो आपराधिक रिकॉर्ड वाली बात हो रही है, खासकर हम अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ ये सब बहुत कम देखने को मिलता है कि जो प्रत्याशी होते हैं वो उनका बहुत ज्यादा आपराधिक रिकॉर्ड होता है। छोटे मोटे क्या है, सभी राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं और आए दिन धरना प्रदर्शन, ये सारी जो घटनाएं होती हैं उसमें भी धाराएं जुड़ जाती हैं और कहीं ना कहीं कोर्ट का चक्कर लगाना ही पड़ता है। तो ये राजनीतिक आंदोलन ही ज्यादा रहते हैं, लोगों के बायोडाटा में उसका भी उल्लेख रहता है। और मैं नहीं मानती कि यहाँ पे कोई बाहुबली धनबली वाली बात होती है। मैंने तो अभी तक अपने राजनीतिक कैरियर में, खासकर छत्तीसगढ़ में जितना मैं जानती हूँ, मैंने ऐसा नहीं देखा। और आपका ये कहना सही है कि अगर ऐसे लोगों को कोई भी राजनीतिक पार्टी मौका देती है जिनके साथ एक आपराधिक प्रकरणों का बहुत बड़ा ग्राफ हो, तो उसको जरूर पब्लिक करना चाहिए।
वैसे तो देखिए लोग जान ही जाते हैं कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई अपराध दर्ज होता है तो समाचार पत्रों में आता है और समाचार पत्र में आने के माध्यम से पूरे पब्लिक तक वो बात पहुंच जाती है। लेकिन फिर भी अगर उसे सार्वजनिक किया जाता है तो लोग कम से कम सोच समझकर अपने मतदान का उपयोग करेंगे कि भाई इस व्यक्ति ने इतने सारे अपराध किए हैं तो क्या हम इन्हें अपना प्रतिनिधि बना सकते हैं या नहीं। तो जनता के पास सोचने का एक अवसर रहेगा, मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए। धन्यवाद, आप इस परिचर्चा में हमारे साथ शामिल हुए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।